दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। 13 सितंबर 2023 को विपक्ष के महागठबंधन इंडिया अलायंस ने एक निर्णय लिया कि वो पत्रकारों का बहिष्कार करेंगे और 14 पत्रकारों की एक लिस्ट जारी की जिनके कार्यक्रम पे वो उनके प्रवक्ता जो है उनके पार्टी के प्रवक्ता नहीं जाएंगे। 14 पत्रकारों के नाम है अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची परासर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। इनका कहना है कि ये जो भी पत्रकार हैं ये गोदी मीडिया हैं, ये सही समाचार नहीं दिखाते हैं, सरकार के पक्ष में समाचार दिखाते हैं, इसलिए हम लोग इनका बहिष्कार करेंगे। लेकिन साथियों, बात केवल ऐसी नहीं है कि ये पत्रकार गोदी मीडिया है, सरकार के पक्ष में दिखाते हैं। दरअसल जो है कांग्रेस पार्टी और ये जो विपक्षी गठबंधन है इसमें मुख्य भूमिका जो है कांग्रेस की है। तो कांग्रेस पार्टी का दर्द ये है कि ये पत्रकार जो हैं इनसे प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से आज तक का इतिहास रहा है कि पत्रकार जो है या मीडिया जो है, जो सरकार रही है कांग्रेस की, उसके पक्ष में ही समाचार दिखाते रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से चीज़ें चलती रही हैं। इसीलिए ये कारण भी है कि अभी तक स्वतंत्रता प्राप्ति के आज जो 75 वर्ष लगभग पूरे होने को हैं, लगभग समय में कांग्रेस की ही सरकारें रहीं, क्योंकि मीडिया जो है पूरा कांग्रेस पार्टी के द्वारा मैनेज किया जाता रहा। लेकिन आज मीडिया उनसे कुछ प्रश्न पूछ ले रहा है, उनको कुछ जवाब देना पड़ जा रहा है, क्योंकि वो 10 सालों से विपक्ष में है तो उनको बुरा लग रहा है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या इनका इतिहास रहा है, क्यों बुरा लग रहा है और क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले यदि शुरू करें तो नेहरू जी के समय से ही इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि मीडिया ने तो हमको बड़ी अच्छी छवि बनाई नेहरू जी की कि नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, चुने हुए प्रधानमंत्री थे। लेकिन मीडिया उस समय का कभी ये नहीं बताता था कि किस प्रकार से पटेल जी को चुना गया था, लेकिन नेहरू जी को थोपा गया था। बाद में अभी मीडिया स्वतंत्र हुई, आज के जनरेशन में अभी जो मीडिया इस तरह की चीज़ें दिखाने लगी है, तब जाके हमारे मन में या आम जनता है इस तरह की चीज़ों को जान पाई है। नहीं तो नेहरू जी को जो इमेज थी कि वो चुने हुए प्रधानमंत्री थे, लगातार जीतते ही रहे, बहुत अच्छे थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और ये जो काला इतिहास था नेहरू जी का कि किस प्रकार उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनने दिया कांग्रेस का अध्यक्ष, फिर प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते। उसी प्रकार गांधी जी का जो इतिहास है कि सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने अध्यक्ष नहीं बनने दिया। तो इस तरह की चीज़ें मीडिया में हमेशा छिपाई जाती रहीं, क्योंकि मीडिया जो है वो कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण में ही स्वतंत्रता के बाद से था। तो जो उनके पार्टी के लोग थे लगातार उनको ही पूरा समर्थन दिया जाता रहा, चाहे वो नेहरू हों चाहे वो गांधी जी हों। गांधी जी के बारे में बताया जाता रहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, और क्या क्या उनके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन अभी मीडिया को थोड़ी स्वतंत्रता मिली तो मीडिया ने गांधी जी के बारे में भी बताया कि गांधी जी क्या क्या करते थे, किस प्रकार गांधी जी ब्रह्मचर्य का प्रयोग करने में अपनी भतीजी के साथ सोया करते थे। वही गांधी जी जो कहते थे कि पत्नी के साथ नहीं सोऊंगा, पत्नी के साथ यदि मैं सोता हूं तो फिर मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाता है, मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाता हूं, तो अलग चौकी पे सोते थे गांधी जी। लेकिन भतीजे के साथ ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहे हैं, अन्य महिलाएं भी उसमें थी, तब उनका ब्रह्मचर्य नहीं टूटता था। तो यदि इस तरह की बातें बताई जाती उस समय की जनता को, पूरे देश के जनमानस को, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को या गांधी जी की जो इमेज बनाई गई कोई वोट करता। और इस तरह की चीज़ें यदि बता दी जाती तो कांग्रेस पार्टी इतने समय तक सत्ता में रह भी नहीं पाती। आज क्या है, सारी चीज़ें सभी को, जनता को पता चल रही हैं, और उस समय यदि जनता इतनी शिक्षित होती, उन्हें ये सारी चीज़ें बताई जाती, तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरह से सत्ता में नहीं रह पाती। उसके बाद नेहरू जी का जो कैरेक्टर था वो भी नहीं बताया गया कि कितने बच्चों से प्रेम करते थे और बच्चियों से भी प्रेम करते थे, और क्या क्या नेहरू जी करते थे, और अपनी पत्नी को छोड़ के किसके किसके प्रेम में नेहरू जी पड़े रहते थे। तो ये सारी चीज़ें यदि बताई गई होती, जनता को शिक्षित किया गया होता और मीडिया यदि स्वतंत्र होती, तो ये सब लगातार इनका शासन नहीं होता। और लगातार मीडिया पे प्रतिबंध जो है कांग्रेस के शासन में लगा के रखा गया और कई सारे उनके लिए बिल भी लाए गए। आज मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद 1975 में तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल ही लगा दिया और उससे मीडिया की स्वतंत्रता को पूरी तरह से छीन लिया गया, और उसके विरोध में कई सारे जो समाचार पत्र हैं वो पूरा सादा अपना प्रिंट छापते थे। मैं एक अपनी बात बताता हूँ कि किस प्रकार से
यदि देश की जनता शिक्षित हो जाए, उसे इतिहास के बारे में पता चल जाए, सारी चीज़ें पता चल जाएं, तो इनका ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, ये लोग जो देश के साथ कर रहे हैं, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो इनको कोई भी देशवासी वोट नहीं करेगा। क्योंकि आजकल ये मीडिया बता रहा है, सच को सामने ला रहा है, तो इनको बुरा लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ, 2009-10 की बात है, उस समय मेरे कॉलेज के दिन थे। मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा करता था और उसमें जब भी मैं न्यूज़ देखता था, कहीं भी कोई आतंकवादी घटना हुई तो एक ही समुदाय के, एक ही मजहब के लोगों का नाम आता था। लेकिन मुझे इस बारे में मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं कि इसके पीछे क्या हो सकता है, लेकिन आता इसी प्रकार से सब कुछ था। लेकिन उसके बाद थोड़ा और समय बीतने के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, उस मजहब के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया। तब मुझे समझ में आया कि ये जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, एक ही मजहब के लोगों के नाम आते हैं, तो ये रैंडमली नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी होता है। इसके पीछे एक विचारधारा काम करती है, आइडियोलॉजी काम करती है, उस विचारधारा के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब मैंने इतना सब कुछ पढ़ा तब मुझे समझ में आया, और आज मीडिया उन्हीं सब चीज़ों को दिखा रहा है। फिर उसके बाद एक और चीज़ मैंने देखी कि किस प्रकार से हमारे पता चलता था कि हमारे मंदिर टूटे हुए हैं, यहाँ मंदिर टूटा है, या जितने भी विदेशी आक्रांत आए उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और कभी सारी चीज़ों को तोड़ा। तो यदि आप नेहरू जी को इस विषय में पढ़ते हैं तो नेहरू जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि विदेशी आक्रांताओं ने, मुगलों ने हमारे मंदिरों को इसलिए तोड़ा क्योंकि ये धन के केंद्र थे। मंदिरों पे अधिकतर धन संपदा होती थी, जैसे कोई शिवलिंग हो गई या कुछ भी हो गया तो सोना वगैरह का वहाँ पे सब कुछ रहता है, तो वो धन लूटने के लिए तोड़ते थे। लेकिन अब जो ये सब पढ़ने के बाद समझ में आता है कि इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है, कि सब बुत उखाड़े जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। उसके बाद ISIS की मैगजीन अभी कुछ दिनों पहले आई थी, उसमें कह रहे थे कि जो जितने भी गलत देवी देवता हैं, फॉल्स गॉड्स हैं, उनका मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ, वो देखिए जो ISIS की बुक है वॉइस ऑफ हिंद, तो उसमें इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं कि एक आइडियोलॉजी के तहत ये सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन हमें कभी इस तरह की चीज़ें बताई नहीं गई। लेकिन यदि आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया, देश का विभाजन धर्म और मजहब के आधार पर कराया, लेकिन उसके बारे में कभी देशवासियों को बताया नहीं गया और देश के लोगों को अंधेरे में रखा गया, और किस प्रकार से देश के प्रति ये लोग लगातार विश्वासघात करते रहे हैं। अब मैं कुछ उदाहरण आपको गिनाता हूँ, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसके लिए कुछ उदाहरण गिनाता हूँ। कुछ समय पहले अजमेर में जो बलात्कार की घटना हुई थी, जो अजमेर में जितने खादिम वगैरह रहते थे, वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करके, कॉलेज जाने वाली, स्कूल जाने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके कुछ अश्लील वीडियो बना के एक पूरे सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनको पहले ग्रूम करके किसी तरह फंसा के अपने लड़कों द्वारा फिर उनका बलात्कार करते थे, वीडियो बनाते थे और उनको मतलब जो उनके जीवन बर्बाद कर देते थे। तो ये अजमेर में इस प्रकार की घटना हुई थी, लेकिन मीडिया में इस तरह की चीज़ें आई नहीं। अब जो कुछ पत्रकार इस तरह की चीज़ें दिखाने लगे, कुछ समय पहले न्यूज़ 18 पे अमीश देवगन ने इस पे एक पूरा कार्यक्रम ही कर दिया, तो अमीश देवगन पे FIR कर दी गई। तो क्या देश की जनता के सामने सच सामने नहीं आना चाहिए कि किस प्रकार से, आज की ही बात नहीं है, शुरू से ही, कि ये मुसलमान संप्रदाय के लोग हिंदू लड़की या फिर जो काफिर लड़कियां हैं उनको किस प्रकार से लव जिहाद के, उसमें सेक्स जिहाद के जाल में फंसाते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं। तो ये प्रकार की घटनाएं यदि बताई जाती है, अजमेर में जिस प्रकार की घटना हुई या इतिहास में भी जो घटनाएं हुई, या हमारे मंदिर तोड़े के हो गए, कौन सी विचारधारा थी, ये जनता को तो पता होना चाहिए। अब वो लोग जो है इस तरह की विचारधारा लेके रखे हैं, उसके लिए एक देश ले लिया, लेकिन देशवासियों को नहीं पता है। आज भी जो काफिर लड़कियां हैं उनके टारगेट में हैं सेक्स जिहाद, लव जिहाद, जो केरला स्टोरी में भी दिखाया गया, कश्मीर से भगाया गया, वो सारा टारगेट उनका अभी भी क्लियर है। लेकिन हमें मीडिया के माध्यम से मीठी मीठी बातें बता के इस तरह की चीज़ें गई। आज मीडिया उनकी सच्चाई को सामने ला रहा है तो उनके ऊपर FIR हो जा रही है। एक और घटना मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा कि सुधीर चौधरी पे जिस प्रकार से FIR हुई, तो सुधीर चौधरी के लेके FIR हुई कि उन्होंने दिखाया कि कर्नाटक की जो सरकार है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख रुपया या फिर गाड़ी की जो कीमत है उसका 50% सब्सिडी देगी। मतलब 6 लाख की गाड़ी है तो 3 लाख रुपया देगी
अल्पसंख्यकों के लिए, जबकि वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, बहुसंख्यक यानी हिंदुओं के लिए वो योजना नहीं है। एक तरफ तो कर्नाटक की सरकार कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, मंदिर में जो रिपेयर का काम चल रहा था, डीके शिव कुमार का ऑर्डर आता है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, जितना भी ये सब रिपेयर का काम चल रहा है सबको रोक दो, हमारे पास कोई भी विकास के कार्य करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो फ्री के सारी चीज़ें घोषित कर दी थी कर्नाटक सरकार ने चुनाव जीतने के लिए, तो इसलिए पैसा नहीं है। लेकिन वहाँ आपके मंदिर के रिपेयर के लिए पैसा नहीं है या अन्य किसी विकास कार्य के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आपको अल्पसंख्यक, जिसमें मुख्यतः मुसलमानों को ही मिलेगा, उनके लिए आप 50% या 3 लाख रुपया दे रहे हैं। तो ऐसे कितने लोग इसका लाभ उठाएंगे और कितना बड़ा सरकार पे बोझ पड़ेगा? तब बोझ नहीं पड़ रहा है। लेकिन मंदिर का रिपेयर कराना है, किसी में 1 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 10 लाख, किसी 50,000 में ही रिपेयर हो जा रहा है, तो एक बड़ा बोझ पड़ रहा है। इसको जब सुधीर चौधरी ने उठाया कि एक तरफ तो सरकार कहती है पैसा नहीं है, दूसरी तरफ इस तरह का कार्य कर रही है, तो उनके ऊपर FIR कर दी गई। फिर आते हैं एक और घटना का, आपको बताता हूँ, नेम चेंज की जो घटना हुई थी। नेम चेंज आप अक्सर देखते होंगे कि टेलीविज़न पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या अन्य पार्टी के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पहले नाम से पुकारते हैं, उनको कहते हैं जो भी अजय बिष्ट नाम है उनका था, तो उस नाम से पुकारते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है, सनातन धर्म में परंपरा है कि जब भी कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है तो पुराने जीवन को छोड़ देता है, तो पुराने नाम को भी छोड़ देता है, वो नया नाम धारण करता है। इसलिए योगी जी ने जब अजय बिष्ट से वो योगी आदित्यनाथ बन गए, तो इसलिए वो योगी आदित्यनाथ नाम का ही प्रयोग करते हैं, अजय बिष्ट का नाम कहीं प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस नाम का प्रयोग करते रहे। फिर मीडिया में बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के जो पत्रकार के रूप में जो दलाल बैठे हुए थे, वो भी अजय बिष्ट का जब नाम बोला जाए तो उस पर कोई आपत्ति न करे। लेकिन जब कोई पत्रकार या फिर बीजेपी का प्रवक्ता एंटोनियो मैनो नाम से संबोधित कर दे तो उस पर बिगड़ जाए। इसी प्रकार का कुछ किया अर्नब गोस्वामी ने, सोनिया गांधी को एंटोनियो मैनो नाम से पुकारा, तो वो उनके ऊपर भी FIR हो गई। उसके बाद महाराष्ट्र में कितने दिन उन्हें जेल में रखा गया ये सबको पता है। जबकि अजय बिष्ट का नाम बदल के योगी आदित्यनाथ होना एक परंपरा है, एक अलग बात है। सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो मैनो का नाम बदल के सोनिया गांधी रखना ठीक है, शादी के बाद नाम बदल जाता है, लेकिन शादी होने के बाद, नाम बदलने के बाद आप उस सभ्यता को, उस संस्कार को उस घर में रच-बस भी जाती हैं। वहाँ का जो भी संस्कार है आप उसको आत्मसात कर लेती हैं। लेकिन सोनिया गांधी को आज तक मैंने किसी मंदिर में जाते हुए नहीं देखा है, चर्च में जाते हुए देखा है। तो सोनिया गांधी किस आधार पे केवल नाम उन्होंने बदल लिया कि जनता को मूर्ख बनाया जाते रहे, वोट मिलते रहे। जिस प्रकार से इंदिरा खान जो है वो इंदिरा गांधी हो जाती हैं कि वोट मिलता रहे, तो उस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये लोग यही चाहते हैं कि सनातन का अपमान होता रहे, या इनके मीडिया वाले, इनके जो पक्ष वाले हैं कुछ भी बोले और मीडिया उनसे कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन ना करे। जिस प्रकार से पूरे देश में पेट्रोल के दाम जब घटाए गए, केंद्र सरकार ने घटाया, अन्य राज्यों में जहाँ पे बीजेपी की सरकार है उन राज्यों ने भी घटाया, लेकिन राजस्थान की सरकार ने वहाँ पे वैट नहीं घटाया और राजस्थान में पेट्रोल के दाम उतने ही महंगे रहे, जबकि पूरे देश से भी महंगे रहे। तो क्या जब महंगाई की बात होगी, जब बेरोजगारी की बात होगी और इस तरह की बातें निकल के आएंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता महंगाई पे प्रश्न उठाएंगे, तो क्या एंकर नहीं पूछेगा कि राजस्थान में भी महंगाई है, वहाँ पे आप क्यों नहीं वैट घटा रहे हैं, सभी जगह के पेट्रोल के दाम कम है, आपके यहाँ पे अधिक है, तो वहाँ आपको घटाना चाहिए। तो इसी प्रकार का प्रश्न जब मीडिया वाले पूछते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। विपक्ष वाले चाहते हैं कि मणिपुर पर बात हो, लेकिन बंगाल पे बिल्कुल ही बात ना हो। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से वहाँ हिंसा हुई, और केवल विधानसभा चुनाव के बाद ही नहीं, पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से 2018 में हिंसा हुई, 2023 में हिंसा हुई, लेकिन मीडिया में कोई प्रश्न नहीं। उस पर कोई प्रश्न पूछ लेगा तो कह दिया जाएगा कि गोदी मीडिया है। लेकिन हाँ, मणिपुर हिंसा पे बात करनी है। राजस्थान में एक महिला को नग्न करके घुमाया गया, उस पर कोई हल्ला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मणिपुर इतनी बड़ी घटना, यूनाइटेड नेशंस, यूरोप की संसद, जर्मनी, कहाँ नहीं, राहुल गांधी सब जगह जाके बोला है अल्पसंख्यक का सुरक्षित है। लेकिन राजस्थान में जो घटना हुई, बंगाल में जो घटना हुई, लोगों को वोट नहीं दिया जा रहा है, दूसरे पार्टी को वोट दे रहे हैं तो नंगा करके घुमाया जा रहा है, उस पर मीडिया प्रश्न पूछ देगा तो वो मीडिया जो है गोदी मीडिया हो जाएगा और ये इसका बहिष्कार करेंगे कि आपने जो है ममता बनर्जी से, एंटोनियो मैनो से प्रश्न कैसे पूछ दिया इनको। और जहां तक मीडिया की बात है और सनातन की बात कर ले, तो सनातन की बात ये लोग कह रहे कि मलेरिया है, डेंगू है, इनको हम मिटा देंगे, इरेडिकेट कर देंगे। उसके विषय में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो बुरा लगेगा कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा।
तो उस पर भाई उनसे गठबंधन तोड़िए डीएमके से और उसकी निंदा कीजिए खुलेआम, लेकिन नहीं, निंदा किस प्रकार से करेंगे? आपके स्वयं कांग्रेस पार्टी के ही नेता राम जी को काल्पनिक बता देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिरों में लोग जाते हैं लड़कियां छेड़ने। राम मंदिर का जो आंदोलन होता है, जो कोर्ट केस चलता है, कांग्रेस का अधिवक्ता लड़ते हैं। तो किस आधार पे, किस मुंह पे आप करेंगे? देश की भावना के विरुद्ध जाएंगे तो देश के लोग जो है आपका सम्मान नहीं करेंगे और मीडिया उन चीज़ों को दिखाएगा, मीडिया पूछेगा। और जहाँ तक मीडिया की बात है कि मीडिया आपको क्यों कम भाव देता है, आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली लेकिन मीडिया ने कम दिखाया, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। मीडिया जो है ना टीआरपी से चलता है। लोग जिस बात को देखना पसंद करते हैं मीडिया उसी को दिखा रहा है। मीडिया का भी व्यवसाय है और मीडिया को भी जीना खाना है, पहली बात। और उसी के साथ, उस व्यवसाय के साथ अपना सब कुछ चलते हुए देश का भी सेवा करना है। अब वो समय नहीं है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कि अंग्रेज शासन में थे और अंग्रेजों का हर बात पे विरोध ही करना था। अब अपनी सरकार है, भारत के नागरिक, मोदी जी की सरकार है और मोदी जी सही करेंगे तो सही कहा जाएगा, गलत करेंगे तो गलत कहा जाएगा। मीडिया का काम ये नहीं है कि कोई सरकार कितना भी अच्छा कर ले, G20 का कितना भी अच्छा आयोजन कर ले तो उसका विरोध ही किया जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने अच्छे से व्यवस्था नहीं की तो आपका विरोध हुआ, लेकिन G20 में अच्छी व्यवस्था हुई तो फिर G20 की वाहवाही भी होगी। और जहां तक बात है टीआरपी की, तो टीआरपी की बात है, मीडिया को जहां टीआरपी मिलेगी, जो लोग देखना चाहेंगे मीडिया वही दिखाएगा। इसीलिए आपको आश्चर्य होता होगा, बहुत पहले की बात है, तब मैं टीवी ज़्यादा देखा करता था, अब कुछ कम देखता हूँ। अब ऐसा ही देखता हूँ, जो मुझे देखना होता है वही देखता हूँ। पहले देखा करता था तो मैं देखता था कि टेलीविज़न पे जितने भी न्यूज़ चैनल है, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी होने वाली थी और वो न्यूज़ मतलब 8, 9, 10 दिन तक चलती रही कि आज यहाँ पूजा कर आ रही हैं, ऐश्वर्या राय मांग में लिख हैं, ये हैं बनारस, उनके लिए साड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से पान आएगा, यहाँ से ये आएगा। 10 दिनों तक अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय की शादी चलता रहा। क्यों? क्योंकि लोग देखना चाहते थे। टीआरपी, तो टीआरपी जहाँ होगा मीडिया दिखाएगा। और उसी प्रकार जिस प्रकार अभी एनडीटीवी की टीआरपी चली गई थी, रवीश कुमार लगातार सरकार के विरोध में भौंक रहे थे। जहां मोदी सरकार यदि कुंभ का जो मेला होता है उसमें 1000 टॉयलेट बनवाती है, एक टॉयलेट खराब हो जाता था कहीं से तो एनडीटीवी के पत्रकार पहुंच जाते थे कि देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पे, जबकि 999 टॉयलेट एकदम बढ़िया और सब कुछ इतनी चौचक व्यवस्था वो जो कुंभ का मेला प्रयागराज में लगा हुआ था। तो एनडीटीवी की टीआरपी गिर गई, जनता ने उन्हें नकार दिया देखना, तो एनडीटीवी बिक गया। तो जनता यदि आपको नकार देगी, जनता आपको मना कर देगी, तो आप कह देंगे कि भाई जनता का भी बहिष्कार करो। जनता तो भाई मोदी और योगी को देखना चाहती है, तो इसलिए टेलीविज़न वाले मोदी को दिखाते हैं, टेलीविज़न वाले योगी को दिखाते हैं। राहुल को देखना चाहेगी तो राहुल गांधी को दिखाएंगे। जब आपकी सरकार आएगी तो आप जबरी करके भी दिखवा लीजिएगा पैसा देके। जिस प्रकार से 2013 में जब दूरदर्शन के अशोक श्रीवास्तव ने मोदी जी का इंटरव्यू किया था और उसे दूरदर्शन पर चलाना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे रुकवा दिया था। बाद में अशोक श्रीवास्तव ने इस बात को रखा कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने भरपूर रोकने का प्रयास किया था। आज अशोक श्रीवास्तव का भी नाम इस लिस्ट में है, जिन पत्रकारों को बैकआउट करने की बात हो रही है, अशोक श्रीवास्तव का भी नाम इसमें है। तो यही राहुल गांधी है, जब ये अमेठी का चुनाव हार गया तो कहते हैं अमेठी की जनता खराब है। मतलब जनता आपको हरा दे तो जनता खराब है। मीडिया में लोग पूछने जाए, लोग मोदी मोदी करे तो लोग मोदी मोदी दिखाएंगे, मीडिया वाले तो कहें कि आप मीडिया वाले बस मोदी वाले के पास जाते हैं। अधिकतर जनता यदि जिस तरह का कहेगी, मीडिया तो वही दिखाएगा ना। अब जैसे कि रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं राक्षस है, जो कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं वो राक्षस है। तो मतलब आपका यही है कि आपको जनता नकार देगी तो आप जनता का बहिष्कार कर देंगे। मीडिया यदि आपके हिसाब से बात नहीं करेगी, सही चीज़ों को दिखाएगी, तो आप कह देंगे कि मीडिया गोदी मीडिया है। मैं बताता हूँ ये जो जितने विपक्ष वाले हैं, इनको मीडिया से इतनी समस्या क्या है। पहला तो ये बताऊंगा कि किस प्रकार से इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये क्यों तिल मिलाए हुए हैं, कुछ उदाहरण दूंगा। और कैसी मीडिया इनकी पहले थी और वैसे ही मीडिया इनको चाहिए वो भी दिखाऊंगा। आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव होना था तो जनवरी की बात है, अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी का एक इंटरव्यू लिया था। उसमें अर्नब गोस्वामी ने जब राहुल गांधी से पूछा कि आप लोग कहते हैं कि मोदी जी 2002 में जो दंगे हुए थे गुजरात में उसके लिए दोषी हैं, तो ऐसा दोषी आप लोग उन्हें क्यों मानते हैं? तो राहुल गांधी ने बोला कि क्योंकि वो उस समय मुख्यमंत्री थे इसलिए हम दोषी मानते हैं। फिर कुछ थोड़ी देर बाद जो है अर्नब गोस्वामी उनसे पूछते हैं कि ठीक है, यदि ऐसे ही बात है तो 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे तब किसकी सरकार थी?
तब राहुल गांधी आए बाएं साए करने लगते हैं। और ये जो इंटरव्यू हुआ था इनका 2014 में जनवरी में, ये एक इंटरव्यू राहुल गांधी के पूरे करियर को समाप्त कर देता है। मतलब राहुल गांधी की जो मतलब कि अनमैच्योरिटी है, जो मूर्खता है, जो उनको पप्पू कहा जाता है, ये वीडियो आप देखेंगे तो एकदम साक्षात आपके सामने आ जाएगा। उसे आप देखिएगा बस। बाकी थोड़ी सी क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ उस वीडियो की कि क्या स्थिति थी उस समय। Your Prime Minister accuses Narendra Modi in his press conference of presiding over, and I quote, the mass massacre of innocent citizens on the street of Ahmedabad. Mr. Rahul Gandhi, my question to you is this. Do you agree with your Prime Minister when he says that? Well, I mean, what the Prime Minister is saying is a fact. I mean, Gujarat happened, people died. But the real issue, as far as I'm concerned... How do you accuse Mr. Narendra Modi of it? No, Gujarat happened, people died. The real issue at hand here... How is Mr. Modi responsible for it? He was Chief Minister when Gujarat happened. But the fact remains that Narendra Modi has been given a clean chit in the Gulbarg massacre case by the SIT and the court, Mr. Gandhi. This was that the government in 1984 was trying to stop the riots, was trying to stop the killing, whereas the government in Gujarat was allowing the riots. And if the government in Delhi and in the centre was trying to stop the riots in 1984, then tell me, how is it possible that Sajjan Kumar was named in FIRs on grounds of inciting violence in Outer Delhi leading to the murder of Sikhs? The status of the case is known. How is Jagdish Tytler accused of inciting the mob at Pulbangash leading to murder and rioting in the area? How is the late HKL Bhagat accused of inciting violence? And you know that appeal in the Delhi High Court was closed after his death. How did these Congress leaders do what they did allegedly if the government was so strongly and proactively acting? There's a process. There's a legal process. तो देखा आपने किस प्रकार से अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी से केवल सिंपल प्रश्न पूछे थे, लेकिन राहुल गांधी वहां पर हकलाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न जब मीडिया पूछता है, उसके बाद से राहुल गांधी ने कभी भी अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने जिस प्रकार से राहुल गांधी को यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँगा कि आजकल लोग कहते हैं रोस्ट करते हैं, तो एकदम डीप रोस्ट कर दिया। तो राहुल गांधी के जीवन में कभी साहस नहीं हुआ कि अर्नब गोस्वामी को जाके इंटरव्यू दे सकें। उसी तरह के कई सारे इंटरव्यू हैं जिनसे इनको मिर्ची लगी कि इस प्रकार के प्रश्न इनसे ना पूछे जाएं। और जबकि यदि आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी से भी एक बार करण थापर ने इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था 2002 के दंगों को लेके, और नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू बीच में ही छोड़ दिया था। लेकिन उसमें और राहुल गांधी में अंतर ये है कि राहुल गांधी इस वीडियो के बाद, इस इंटरव्यू के बाद कभी बढ़ ही नहीं पाए। और वो वीडियो है, उसके बाद मोदी जी आज दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। और मेन बात ये भी है कि प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी मीडिया को इस तरह से बैकआउट नहीं किया कि इन पे प्रतिबंध लगा दो, इन पे इस तरह की चीज़ें कर दो। ऐसा कभी भी मोदी जी ने नहीं किया। और उसमें बात अलग ये थी कि 2002 के दंगे जब 2002 में हुए थे, तो लगातार मोदी जी को ये पूरा मीडिया टारगेट करता रहा 2002 के दंगे के लिए, और 2007 और 2008 तक मोदी जी इस प्रश्न का जवाब भी देते रहे। लेकिन एक अति हो गई थी एक ही विषय को लेके पिछले 8-10 सालों से, और 2014 और अभी तक कुछ मीडिया वाले पूछते रहते हैं। लेकिन 1984 के दंगे हैं या और कई सारे दंगे कांग्रेस के सरकारों में हुए या अन्य पार्टियों की सरकारें में हुए, लेकिन मीडिया उतना एक्टिव होकर कहीं भी नहीं दिखाता है, कहीं भी इस तरह का मीडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन वो चीज़ें अलग थी। एक इंटरव्यू में और आपको दिखाता हूँ कि अमन चोपड़ा का, उन्होंने भारत के उस समय के उपराष्ट्रपति कुछ दिन पहले रिटायर हुए थे हामिद अंसारी, उनका इंटरव्यू लिया था। और हामिद अंसारी ने अपने रिटायर होने से एक दिन पहले कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान इस देश का असुरक्षित महसूस करता है देश में। मतलब वो उपराष्ट्रपति रहे और भारत में मुसलमान किस स्तर तक नहीं पहुँचे हैं। मतलब एयरफोर्स चीफ तक मुसलमान बन चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक मुस्लिम बन चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तक बन चुके हैं, मतलब हर फील्ड में राष्ट्रपति तक बन चुके हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो है इस देश में असुरक्षित महसूस करता है। उसके बाद अमन चोपड़ा ने जो इनसे ताबड़तोड़ प्रश्न पूछे हामिद अंसारी से कि इनका गला सूख गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये चाहते हैं कि इनसे इस प्रकार के प्रश्न ना पूछे जाएं, इसलिए इनका बैकआउट हो रहा है। तो मैं जो है अमन चोपड़ा वाला भी एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए,
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई शुभकामनाएं निकाल के लिए बधाई है आरिफ अंसारी जी, लेकिन मेरा काम पुस्तक का प्रचार ना करना है। 70 साल जैसा गोदी मीडिया रहा मैं वैसा नहीं, मुझे तो सवाल पूछने पड़ेंगे सर। मैं तो सवाल पूछूंगा ना सर। आपने कहा कि मुसलमान आज सुरक्षित है। गोदी मीडिया तो आपने शब्द यूज किया, मैंने तो नहीं किया। नहीं, क्योंकि वो सवाल वो पसंद होगा जो सवाल नहीं पूछ रहा है, जो किताब का प्रचार करेगा। मैं नहीं कर सकता ना हामिद अंसारी जी, मैं तो सवाल पूछूंगा, आपके स्टेटमेंट्स हैं। आप मुझे एक वजह बताइए जिस वजह से आपको लगता है कि मुसलमानों में सुरक्षा की भावना है। 1 minute. Did जब I, आपको 1 minute, please let me finish. बोलिए सर, बोलिए। Did I invite you for this discussion? नहीं। You came. Why did you come? जी, सवाल पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उपराष्ट्रपति रहे, मैं सवाल पूछने आया हूं आपसे। किताब को सवाल ना पूछूं, आप किताब सवाल ना पूछूं मैं आपसे। आप जैसा कहेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप किताब को रिव्यू कीजिए। नहीं सर, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं करने आया, मैं सवाल पूछने आया हूं। आपकी इस किताब में ये सारे। मैंने आपको कब बुलाया यहाँ पे? कोई निमंत्रण भेजा? आप उखड़ क्यों रहे हैं सर सवालों से? नहीं, आप सवाल से नहीं उखड़ रहा हूँ, आपकी मेंटालिटी से उखड़ रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, मेरी मेंटालिटी गलत सही, मगर मैं सवाल पूछ लेता हूं अगर आप इजाजत दें। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, इसमें क्या अजीब बात? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित। इसलिए कि है। अच्छा है। आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूँ। क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा धर्म मुसलमान है, ठीक है। कोई वजह सर आप बताना चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, उसका एक अलग डिस्कशन होगा। सीए की वजह से आपको लगता है? किसके वजह? सीएए, देखिए ये सब चीजें जो हैं, they stand on their own merits. अच्छा। I don't have to comment on it because people more knowledgeable than me have commented on it. आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते? मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि है नहीं मैं सर। एक वजह आपको सबसे बड़ी वजह जो दे रहा हूँ वो ये है कि you have a mindset. आपने लिंचिंग का जिक्र किया सर। हाँ किया। तो लिंचिंग का धर्म थोड़ी ना होता है सर। हाँ, जो लिंचिंग करता है तो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तो आप क्या करते हैं उसके साथ? कोई चोरी करता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? द लॉ प्रोसीड्स। कितने केसेस में लॉ हैज प्रोसीडेड? आप निकालिए आंकड़े। अच्छा, इस वजह से इनसिक्योरिटी है, लिंचिंग की वजह से। Naturally, because for cases which have happened, which should be law and order cases, nothing is being done. I'm not going into that. That's not the एक मिनट। तो सर हिंदूज में इनसिक्योरिटी क्यों? लिंचिंग तो हिंदूज की भी हुई है। मुझे नहीं मालूम क्या होती है कि नहीं होती। नहीं सर, फिर एक तरफा हुआ ना। फिर कैसे एक तरफा? बंगाल में लिंचिंग, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज बत्रा, मैं आपको 10 नाम गिना दूं। केरल में You लिंचिंग। are very well versed. समझा? तो सर लिंचिंग का धर्म तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर है। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक्शन होता है कि नहीं होता है? जी। You judge the government by law and order. तो धर्म देखकर थोड़ी ना सर, लिंचिंग का थोड़ी ना धर्म होता है। तो क्या देखिए होता है? क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर। तो वो भी गलत तो है। हिंदू भी insecure है मतलब? मैं ठीक हो सकता है insecure। अच्छा। There is a lot of insecurity in the general public on certain situations, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। irrespective of religion. When मुसलमानों में असुरक्षा की भावना ऐसा नहीं है। मैं जिस चीज पे जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहा था मैंने कह दिया था उसमें। हिंदुओं में भी असुरक्षा की भावना है लिंचिंग की वजह हो से, सकता है ईसाइयों में है। जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस सर यही तो मैं आपसे, तो आपने फिर कहा आप- मुसलमान, अब आपने कहा भारतीयों उस में। कॉन्टेक्स्ट में यस, किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था। अब आप पूरी स्पीच लिंचिंग। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस प्रकार से अमन चोपड़ा ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को जब पूछा कि आप कह रहे हैं कि देश में मुसलमान असुरक्षित है, किस आधार पे कह रहे हैं? तो लिंचिंग के आधार पे कह रहे हैं। तो लिंचिंग तो हिंदुओं की भी हो रही है और मुसलमानों से अधिक लिंचिंग तो हिंदुओं की हुई है, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि मुसलमान असुरक्षित हैं? तो इस प्रकार का एजेंडा ये लोग पिछले काफ़ी समय से फैलाते रहे हैं कि देश में हिंदू बहुसंख्यक है, मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, जबकि होता उल्टा ही रहा है। लेकिन आज जब पत्रकार इनसे सही प्रश्न पूछ रहे हैं तो चूंकि इनकी सरकारें तो है नहीं, सरकार होती तो दबा दिए जाते। जिस प्रकार से राहुल गांधी का सुकन्या देवी रेप कांड का जो मामला आया था, पूरे मामले को दबा दिया गया, उसके पूरे परिवार वाले का आज तक नहीं पता है क्या है। लेकिन चूंकि अब सरकार नहीं है तो दबा तो सकते नहीं, बाइकआउट कर सकते हैं, बाइकआउट ही कर रहे हैं भाई, इसलिए अब उनका बाइकआउट किया जा रहा है। एक और आपको उदाहरण दूंगा रूबिका लियाकत का, कि किस प्रकार से जब ये पूरा NRC CA का पूरा मुद्दा छिड़ा था, तो जिस प्रकार से स्वरा भास्कर उस पर आई हुई थी रूबिका लियाकत के शो पे, तो किस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैला रही थी कि मुसलमानों के विरोध में है या फिर मुसलमानों को देश से निकाला जा रहा है। लेकिन जब रूबिका लियाकत ने उनको चेक किया, फैक्ट चेक किया कि मैं तो पूरा कानून लेके बैठी हूँ, कहाँ से आप पढ़ के आई हैं, तब यस मैम, नो मैम, देखिए मैम। प्रोटेस्टर में असम में आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? सीए का लेना देना पूरे देश से है। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं बार-बार कह रही हूँ आपको, सीए आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ। मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ, मुझे यकीन आप था मुझे आपने ये एक्ट नहीं पढ़ा होगा। आप मुझे ये बताइए, मैं act लेकर आई हूँ आपके डाउटफुल लिए। सिटीजंस का जो लिस्ट है उसको लेकर आपकी क्या राय है? जो लोग डिटेंशन सेंटर में मरे हैं, जिनके पास कागजात थे, उनको Here is लेकर the आपकी act. क्या राय है? Here एक is the मिनट। act. जो 15 या इस एक्ट को पढ़िए स्वरा, जो 19 इस एक्ट को पढ़िए स्वरा, इसमें मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है। आप मुसलमानों को भड़का रही हैं। इस एक्ट में माइनॉरिटीज का देखिए मैम। हिंदुस्तान के कोई जिक्र नहीं है। देखिए मैम। इस एक्ट को पढ़ लीजिए, रट लीजिए, नो मैम। इसमें किसी भी माइनॉरिटी का हिंदुस्तान की जिक्र नहीं है। नहीं मैम, आप पढ़िए इस एक्ट को। देखिए मैम, और NRC का, रूबिका जी। CAA का असम के NRC से कोई वास्ता नहीं। मुझे रूबिका पता जी। है
मुझे पता है रूबिका आप नहीं जी, पढ़ेंगी। मैं- आप पढ़ेंगी तो मैंने- आपका झूठ सामने आ रूबिका जाएगा। जी, आप नहीं पढ़ेंगी। मैंने रेलेवेंट चीजें पढ़ी हुई हैं, पहली बात। मैं पढ़ने लेकर दूसरी आई हूँ, बात, पढ़िए ना। रूबिका जी, आपको जितना भी गैलरी को प्ले करना है, आपकी फेवरिंग ऑडियंस है, हम उत्तर प्रदेश में, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं अब है। आपको आप ऑडियंस, जितनी अब ये बार- ऑडियंस जो है ये राइट विंगर हो गई। आप रूबिका जी जो है पूरा डॉक्यूमेंट लेके बैठी हैं, जो बिल आया था उस पूरे बिल को लेके बैठी थी। कहाँ पे ऐसा लिखा है जो आप लोग भड़का रहे हैं कि देश के मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा? वही मैं कह रहा हूँ कि देश की जितनी भी जनता है वो पढ़ लिख जाए, सब कुछ समझ जाए, तो इन विपक्षी पार्टियों को कभी भी वोट नहीं करेगी। और यही ये लोग नहीं चाहते हैं कि आज जो मीडिया एक तरह से एजुकेट कर रही लोगों को देश के रियल समस्याओं के बारे में बता रही है, तो ये लोग कह रहे हैं कि आप तो नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। भाई जो देश की सच्चाई होगी, जिस पे देश का विभाजन हुआ, जो आज सभी जगह देखा जा रहा है, यदि वो सच्चाई है तो क्या मीडिया उसको नहीं दिखाएगा? यदि सेक्स जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, तो क्या मीडिया उसको नहीं दिखाएगा? यदि केवल मुस्लिम लड़की का कहीं रेप हो रहा है तो ही मीडिया उसे दिखाएगा जैसा पहले दिखाया जाता था? यदि कहीं हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू की लिंचिंग हो रही है, तो क्या मीडिया उसको नहीं दिखाएगा? यही बात इनको बुरी लग रही है। किसी चीज़ का जो योजना है उसका लाभ केवल अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में केवल मौलवियों को ही वजीफा दिया जा रहा है, सब कुछ काम उन्हीं के लिए हो रहा है। तो क्या मीडिया सच्चाई नहीं दिखाएगा? मीडिया यदि बीजेपी से प्रश्न पूछेगा, सरकार से प्रश्न पूछेगा, तो क्या आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा? विपक्ष से प्रश्न नहीं पूछेगा? मीडिया का काम है केवल सरकार से प्रश्न पूछना। यही इनको बुरा लग रहा है। इनको दरअसल ऐसे लोग चाहिए थे जो इनके हिसाब से प्रश्न पूछे, इनके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे। जिस प्रकार से पुण्य प्रसून वाजपेयी अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे थे, पूरा एक एजेंडा सेट करके कि भैया ये मैं पूछूंगा, ये क्रांतिकारी हो जाएगा। मैं ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, आप देख ही लीजिए। अक्सर मीडिया पर अपने खिलाफ फिक्सिंग के आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल अब खुद मीडिया की फिक्सिंग के आरोपों के घेरे में हैं। आज ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की तीसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें एक और पत्रकार को टिकट दे दिया गया है। इसके पहले 2 पत्रकारों को वो पहले ही मैदान में उतार चुके हैं, लेकिन YouTube पर आए एक वीडियो ने केजरीवाल के इस मीडिया फ्रेंडली सोच की पोल खोल दी है। हाँ, ये वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना। अच्छा, काफी थ्योरेटिकल है, उसमें मैं नहीं जा रहा। अच्छा, तो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं नहीं आ रहा। ओके, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा जानबूझ, बाकी कुछ। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो व्यक्त तो वही है ना सर, देश भर में। बिल्कुल। और ये भूल गया मैं, उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेते हैं, तो हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया। उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं, वो चलेगा। अरे वही तो देखा किस प्रकार से मीडिया को सेट करके सब कुछ पहले से डिसाइड करके कि क्या बोलना है, क्या क्रांतिकारी हो जाएगा, किससे आपको वोट मिलेंगे। इस प्रकार की पत्रकारिता आज पुण्य प्रसून वाजपेयी यूट्यूब पे हैं, सरकार पे आरोप लगाते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ को दबाती है। भाई आप इस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल के पास जाइए, जो आप कर भी रहे हैं। आज भी पुण्य प्रसून वाजपेयी यही सब कर रहे हैं। तो इस प्रकार के इनको पत्रकार चाहिए। राजदीप सरदेसाई का भी एक वीडियो आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से सोनिया गांधी का एक बार वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो केवल इंदिरा गांधी खाना कैसे बनाती थी, जब आप बहू बन के आई तो इंदिरा गांधी ने किस प्रकार का आपका संबंध था, इसी तरह की मतलब। और ये लोग आज ज्ञान देते हैं कि अक्षय कुमार जब मोदी जी से पूछते हैं कि आप आम काट के खाते हैं या छील के चूस के खाते हैं, तो वो कैसी पत्रकारिता हुई? भैया अक्षय कुमार तो एक एक्टर है, मोदी जी ने तो उसे बुलाया थी अपने प्रचार करने के लिए, तो पूछेगा ही ना। आप तो पत्रकार थे राजदीप सरदेसाई, आप पूछ रहे थे कैसे खाना बनाती हैं, क्या करती हैं। देखिए, The first time that you met Indira Gandhi, do you remember it? मैं ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं करूँगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। ये वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगा, लिंक आप देख लीजिएगा कि इस पूरे इंटरव्यू में केवल इंदिरा गांधी हुआ है अभी। और आप सभी के फेवरेट जो है, विपक्ष के फेवरेट, जिनको लोग कहते हैं कि इनको तो मैग्सेसे पुरस्कार मिला, सच्चे पत्रकार ये हैं। इनके बारे में इनका मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन अभी थोड़ा सा चूंकि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं तो इनका बनता है कि एक और वीडियो इनका दिखा दूं कि किस प्रकार से यासीन मलिक को साहब कह के बुलाते थे। वही यासीन मलिक जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स के हत्या में शामिल था,
जो आतंकवादियों को फंडिंग करता था, पाकिस्तान में जाके आतंकवादियों से मिलता था, सारी प्लानिंग करवाता था। और रवीश कुमार का कितना क्लोज संबंध था इनसे। और केवल रवीश कुमार नहीं, जितने पत्रकार थे, रवीश कुमार, बरका दत्त, राजीव, सबका वही था। और ये चूंकि आज ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, यासीन मलिक जेल में है, आजीवन कारावास की सज़ा मिली है, नहीं तो उस समय तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी यासीन मलिक को बुलाते थे यूथ आइकन के रूप में। मतलब जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या जो व्यक्ति कर रहा है उसको यूथ आइकन के रूप में बुलाया जा रहा है, ये स्थिति थी उस समय। तो आज तो चुभेगा ही नहीं भाई कि जब यासीन मलिक को जेल में होगी, यासीन मलिक पे प्रश्न पूछे जाएंगे तो चुभेगा ही। वीडियो देखिए आप रवीश कुमार का। हमारे साथ यासीन मलिक हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे बात कर लूं। वो इस वक्त रावलपिंडी में हैं। यासीन साहब। बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। यासीन साहब हैं क्या लाइन पे हमारे साथ? यासीन साहब, मेरा ये सवाल ये है कि आप एक तरफ गांधी की बात कर रहे हैं, मैं ये गूगल सर्च कर रहा था तो आप गांधी की भी बात करते हैं और आपने आज बयान भी दिया है कि ये गांधी का देश है। तो देखा आपने किस प्रकार से यासीन मलिक को साहब कह के बुलाया जाए। एक और वीडियो आपको रवीश कुमार का ही दिखा रहा हूं, वो जो रेप का मामला था वो भी आप देख लीजिए। उसी रोज सांची राम ने अपने भतीजे से कहा कि 8 साल की लड़की को अगवा कर ले, और जो अक्सर जंगलों में घोड़े चराने जाती थी, आसिफा नाम बताया जाता है। जम्मू के कठुआ में बकरवाला मुस्लिमों के समूह को हटाने के लिए ये सब किया गया। बलात्कार मामलों में रिपोर्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार हम पहचान संबंधित कोई जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इस आदेश का अमल भी बेमानी हो चुका है क्योंकि सोशल मीडिया में हैदराबाद की महिला का नाम, तस्वीर और धर्म सब चल रहा है। देखा आपने रवीश कुमार की पत्रकारिता। जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि रवीश कुमार सच्चे पत्रकार हैं, वो इसी प्रकार की पत्रकारिता करते थे। कहीं मुसलमानों की हत्या हो जाए तो दिन भर उस पर प्राइम टाइम डिबेट होगा, कहीं मुस्लिम लड़की के साथ कुछ गलत हो तो प्राइम टाइम डिबेट। लेकिन देश में प्रतिदिन नियमित रूप से हिंदू लड़कियों के साथ अभद्रता, बलात्कार मुसलमानों द्वारा की जा रही है। प्रतिदिन हिंदू युवकों की हत्या की जा रही है इस जिहादी भीड़ के द्वारा, लेकिन उस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं। वही सच्ची पत्रकारिता है। लेकिन आज मीडिया, आज भी मैं नहीं मानूं कि उस लेवल पे आ चुका है कि उस लेवल से इन चीज़ों को उठाए जिस प्रकार से नुपुर शर्मा जी के साथ हुआ। लेकिन फिर भी इतना ही उठा रहा है, तभी इनको इतना चुभ रहा है। अभी तो ये चीज़ें और बढ़ेंगी ना। मीडिया जब पूरी तरह से स्वतंत्रता रहेगा, पाएगा, अपने जो पिछड़े गुलामी की जो समय था उसको जब भूल के उन बेड़ियों को तोड़ेगा तो और मुखरता के साथ इन चीज़ों को उठाएगा। सही को सही और गलत को गलत कहने का जब साहस दिखाने लगेगा, तब इन कांग्रेस वालों को और इन विपक्षी वालों का क्या होगा। तो मैंने आपको इतना दिखाया और एक बोनस के तौर पे दिखाता हूँ। एक यूट्यूबर है प्रज्ञा मिश्रा, नाम हो सकता है नहीं सुना हो आपने, लेकिन यूट्यूब पे चलती हैं, उल्टा चश्मा करके लगाती हैं। और इनका देखिए ये किस प्रकार की पत्रकारिता करती हैं। और इसी प्रकार की पत्रकारिता जो है मीडिया वाले, ये विपक्ष वाले चाहते भी थे। देख लीजिए। बताइए, यकीन नहीं हो रहा, आसमान से गिरी ये बड़ी बड़ी सिल्लियां। ओ भाई, क्या बोल रहे हैं? कुदरत के निजाम में आज ईद का दिन है, आज ईद के दिन है और ये बड़ी बड़ी सिल्लियां गिरी है। बताइए, आसमान। समझ रहे हैं? तो ये पत्रकार हैं भाई, कह रही हैं कि इतनी बड़ी बड़ी सिल्लियां गिरी हैं, ईद का दिन है, कुदरत का निजाम है। तो ये लोग जो है इस प्रकार की पत्रकारिता करते हैं। ये भी चूंकि उधरी रहती हैं और राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं कि क्या कौन सा चैनल देख रहे हैं, ये सारा पूरा डिटेलिंग इन सब का होता रहता है। इसी प्रकार के पत्रकार ये लोग चाहते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, ये प्रज्ञा मिश्रा, बरखा दत्त, इसी तरह के पत्रकार ये लोग चाहते हैं। और जहाँ तक बात है कि ये जो इन्होंने बैकआउट किया है 14 पत्रकारों का, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि ये जो बैकआउट कर रहे हैं एंकर्स का, इन्होंने एंकर्स को बैकआउट किया, चैनल को बैकआउट नहीं किया है। और जहाँ तक कल आज तक पे था कि कल ये लोग जो है आज तक के कार्यक्रम में भी थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया थे। तो ये केवल एक एंकर्स को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं और चैनल को बैकआउट नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि इनके जो प्रवक्ता हैं आ ही जाएंगे, ये केवल ऊपर से दिखाने का प्रयास करें, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। और चैनल्स पे अंजना ओम कश्यप का क्यों नहीं बैकआउट किया? जब इतना ही बैकआउट किया आपको लगी थी इनको, तो आप कहते ना अंजना मोदी कश्यप, तो उनका क्यों नहीं बैकआउट किए? दूसरा, और ये जो मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, इनको तो टीआरपी चाहिए। ये यदि आप इनका बैकआउट करेंगे तो ऐसा नहीं कि इनका व्यवसाय ठप हो जाएगा, ये बंद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या फिर समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता वहाँ नहीं बैठेंगे तो ये बैठा देंगे उनको, मतलब राजनीतिक विश्लेषक जो हो जाएंगे, जो लिख देंगे कि कांग्रेस को समर्थन करते हैं या समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं, फिर वो भी वही करेंगे जो आपके प्रवक्ता करते थे।
तो वो भी उतनी ही गाली खाएंगे, क्योंकि काम आप वैसे करेंगे तो गाली अभी तक प्रवक्ता खा रहे थे, अब ये जो एक्सपर्ट बन के बैठेंगे वो खाएंगे। तो वो चीज़ें तो चलती रहेंगी, बैकआउट से कुछ होना नहीं है। दूसरा, प्रवक्ता बेरोजगार हो जाएंगे इन पार्टियों के। अभी कुछ मौका मिलता था चले जाते थे अन्य अन्य चैनलों पे, लेकिन अब जाने से मना कर दिया जाएगा तो प्रवक्ता जाएंगे कहाँ। हो सकता है इसीलिए इन्होंने चैनलों का बहिष्कार नहीं किया, केवल कुछ एंकर्स को चुना। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी ये लोग पाए जाएंगे कि हाँ हमें भी ले लो, कुछ दिन तक ये मतलब ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे। और दूसरा, इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। यदि इनको लग रहा है कि सरकार कुछ गलत कर रही है या एंकर ही कुछ गलत बोल रहा है तो उसको काउंटर करो विथ फैक्ट्स, लेकिन फैक्ट इनके पास होते नहीं है, चिल्लाना होता है। तो इसीलिए इन्होंने खुला मैदान छोड़ दिया सत्ता पक्ष के लिए। अभी कैसे प्रवक्ताओं को भेजते थे, सुप्रिया सिन्हा जैसी प्रवक्ता आती थी, पवन खेड़ा जैसे इनके प्रवक्ता आते थे। भाई यदि आप फैक्ट्स के साथ काउंटर करेंगे, जैसे सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ता हैं, इस तरह के प्रवक्ता यदि भेजते हैं, यदि फैक्ट से काउंटर करवाते हैं तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझेगी। लेकिन यदि आप सोचें कि जो एंकर है आपके अनुसार प्रश्न पूछे, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो, वो पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जैसे पहले सिटिंग हो जाए, या रवीश कुमार आपके रैलियों में जाके वहाँ रैली में ही आपसे प्रश्न पूछ लिया, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले रमेश कुमार को आप इंटरव्यू दें, तो वो सारी चीज़ें नहीं होगी, जनता नहीं देखेगी, जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मोदी जो आज बने हैं वो उन्हें मीडिया ने नहीं बनाया। मीडिया का एक रोल होता है कि चीज़ों को सही चीज़ों तरीके से दिखाना। जगह जगह बिजली पहुंच गई, जगह जगह सोशल मीडिया पहुंच गया, तो इससे मोदी को लाभ है, क्योंकि अब सही चीज़ें हर जनता तक पहुंच रही है, पहले पहुंच नहीं पाती थी। जो भी दुष्प्रचार कर दिया पार्टियों ने, वही भोली भाली जनता को मूर्ख बना दिया जाता था। तो वो एक अलग चीज़ है। तो इससे नहीं होगा कि आप मीडिया पे कर ले तो वो आप जीत जाएंगे, ये अलग बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैकआउट करें, ये लोग अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और इससे तो पूरा एक खुला मैदान मिल जाएगा बीजेपी के या फिर सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं को। आपको क्या लगता है, ये बैकआउट इस तरह से करना सही है या इनकी बौखलाहट है? जिस प्रकार से बौखलाहट अखिलेश यादव दिखा रहे थे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन हुआ कुछ उनका भी नहीं, चुनाव वो भी हारे, वो भी बौखलाहट दिखाते थे। पत्रकार हो, योगी योगी करते हो, सत्ता पक्ष के पक्ष में रहते हो, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ है। लेकिन क्योंकि जनता पसंद कर रही थी, तो जनता के बीच जो पत्रकार जाएगा वो पूछेगा, यदि वो योगी मोदी करेगी तो वो वही दिखाएगा ना। लेकिन अखिलेश यादव धमकियां देते फिरते थे, आज फिर उनका बैकआउट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपका इस पूरे विषय पे क्या कहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल ज्वाइन भी करें तो अच्छा लगेगा। और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।